कुछ कहानियां वक्त की तरह वक्त के साथ साथ पुरानी होती जाती हैं, मगर ये कहानी है वक्त से परे की। क्या हो अगर किसी दिन आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाए, आप हमेशा जवान रहने लगे और अगले कई सालों तक आपके चेहरे पर बुढ़ापे का एक निशान तक ना आए। सुनने में ये बातें आपको किसी करिश्मे जैसी लग रही होंगी, पर क्या करिश्मे सच में होते हैं? भाई मेरे हिसाब से तो होते हैं। देखिए, जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में जहां करोड़ों मील दूर तक भी जीवन का कोई नामो निशान नहीं है, वहीं हमारे इस ग्रह पृथ्वी पर जीवन का होना अपने आप में कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा ही तो है। और आप, मैं, हम सब हैं उसी करिश्मे के छोटे छोटे हिस्से। मगर कई बार ये कुदरत हम में से किसी एक पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो जाती है। जैसे इस लड़की को ही देख लीजिए। कुदरत की एक मेहरबानी की बदौलत पिछले 60 सालों से इस लड़की की खूबसूरती और जवानी ज्यों की त्यों बरकरार है। लेकिन वो ऐसी कौन सी मेहरबानी थी कुदरत की जिससे ये लड़की हमेशा जवान रहने लगी? जानना चाहेंगे? तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस लड़की की करिश्माई दुनिया में। साल 1908 की पहली जनवरी की उस रात ठीक 12:01 पर सैन फ्रांसिस्को के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में उस साल के पहले बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया एडलाइन मैरी बोमन। जी हां, आप ही हैं हमारी इस कहानी की मेन कैरेक्टर, एडलाइन उर्फ डेला। समय का पहिया घूमा और छोटी छोटी खुशियों को भी भरपूर जीने वाली एडलाइन 21 साल की कब हो गई पता ही नहीं चला। साल 1929 में 16 जून की उस दोपहर जब एडलाइन अपनी मां के साथ गोल्डन गेट ब्रिज जैसी नायाब बनावट को निहारने पहुंची, तो वहां ब्रिज का काम संभाल रहे क्लारेंस नाम के एक इंजीनियर से एडलाइन को पहली नजर वाला प्यार हो गया। अजी होना ही था। उस दिन हवा ही कुछ ऐसी चल रही थी। बस फिर क्या था, दोनों परिवारों की रजामंदी से 3 महीने में ही एडलाइन और क्लारेंस की शादी हो गई। समय का पहिया फिर घूमा और शादी के 3 साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम एडलाइन की दादी के नाम पर रखा गया, फ्लेमिंग। अगले कुछ सालों तक सब कुछ सही चलता रहा, मगर 17 फरवरी 1937 के दिन गोल्डन गेट ब्रिज पर हुए एक हादसे में 8 मजदूरों और 2 इंजीनियर्स की जान चली गई। जान गंवाने वाले इन 10 लोगों में से एक नाम एडलाइन के पति क्लारेंस का भी था। किसी अपने के गुजर जाने का दुख क्या होता है, ये उस दिन एडलाइन ने पहली बार महसूस किया था। मगर पति की मौत के लगभग 10 महीने बाद एडलाइन की जिंदगी में एक अजीबोगरीब शाम आई। अमूमन इस इलाके में कभी बर्फ नहीं पड़ती थी, लेकिन उस शाम जब वो अपनी 5 साल की बेटी फ्लेमिंग को लेने अपने माँ बाप के घर जा रही थी, तब कुदरत ने अपना रंग बदला। वहां बर्फ पड़ने लगी। आसमान से गिरती बर्फ और गहराती शाम ने मिलकर एडलाइन के हाथों से गाड़ी का कंट्रोल छीन लिया। जब तक एडलाइन गाड़ी संभाल पाती तब तक देर हो चुकी थी। अगले कुछ ही पलों में उसकी गाड़ी कई बार पलटने के बाद सड़क से काफी नीचे बने पानी से भरे एक तालाब में जा गिरी। इस हादसे ने एडलाइन की जान ले ली। एक ही पल में सब खत्म हो गया। लेकिन तभी आसमानी बिजली की एक कड़कड़ाती लपट सीधे तालाब में पड़ी एडलाइन की गाड़ी पर आ गिरी। बिजली की इस लपट ने तालाब के पानी में जो करंट पैदा किया, उसने एडलाइन का दिल फिर से धड़का दिया और देखते ही देखते एडलाइन उस तालाब से जिंदा बाहर निकल आई। इस हादसे में एडलाइन की जान तो बच गई, लेकिन इसके बाद उसकी उम्र फिर कभी एक पल भी आगे नहीं बढ़ी। गुजरते वक्त के साथ फ्लेमिंग तो बड़ी हुई, मगर एडलाइन वैसी की वैसी ही रही, बल्कि उसकी रुकी हुई उम्र तो उसके लिए वरदान साबित होने लगी। अपनी उम्र की औरतों से ज्यादा जवान और अपनी बेटी फ्लेमिंग की हम उम्र दिखने की वजह से आए दिन उसे अपनी खूबसूरती को लेकर तारीफें सुनने को मिलने लगी। अब अपनी खूबसूरती की तारीफें सुनना भला किसे अच्छा नहीं लगता, मगर यकीन मानिए, जरूरत से ज्यादा चीनी भी इंसान को परेशान ही करती है। इसलिए भोली भाली एडलाइन ने तारीफों से बचने के लिए साल 1953 में शहर की भीड़ भाड़ से दूर आकर रहना शुरू कर दिया। लेकिन यहां वो सारी तारीफें एक अनसुलझे सवाल की शक्ल में उसके सामने उस वक्त आन खड़ी हुई जब अपने ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से 45 साल की हो चुकी एडलाइन की उम्र पर एक पुलिस वाले को शक हो गया और उसने उससे पुलिस स्टेशन आकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर अपना लाइसेंस ले जाने की बात कह दी। उस पल एडलाइन के मन में अपनी उम्र को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए, जिनके जवाब खोजना अब उसे जरूरी लगने लगा था। इसलिए वो फिर से सैन फ्रांसिस्को लौट आई।
और वहां के स्कूल ऑफ मेडिसिन में ये सोचकर क्लर्क का काम करने लगी कि वहां मौजूद किताबों में उसे अपने सवालों का कोई ना कोई जवाब तो मिल ही जाएगा। लेकिन 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे उन किताबों से कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र ना बढ़ने का मिला वरदान अब एडलाइन के लिए एक कड़वा सच बनने लगा था, जिसे दुनिया से छुपा कर रख पाना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। और फिर हुआ यूं कि बरसात की एक भीगी शाम में एक नई मुश्किल ने पीछे से आकर उसे आवाज लगा दी। वक्त के साथ चलते चलते उसका सच पहुंच चुका था FBI तक, और FBI वाले आ पहुंचे थे स्कूल ऑफ मेडिसिन तक, एडलाइन को हर हाल में अपने साथ ले जाने के लिए। उस रात शायद उसे किसी रिसर्च सेंटर ले जाया जाना था, लेकिन हमेशा से एक खुशनुमा जिंदगी का ख्वाब लेकर चलने वाली एडलाइन किसी भी हाल में खुद को किसी रिसर्च का सामान बनते नहीं देखना चाहती थी। इसलिए मौका मिलते ही वो FBI के चंगुल से भाग निकली। उस रात भरी बरसात में सड़कों पर भागती उस लड़की को दोबारा पकड़े जाने के डर में और कुछ ना सूझा, और वो उस वक्त अपना घर, अपने रिश्ते और अपनी पहचान को पीछे छोड़ वहां से बहुत दूर किसी ऐसी जगह चले जाने का फैसला कर बैठी जहां उसे कोई ना जानता हो। आज उसे अपने घर से निकले 60 साल हो चुके हैं, लेकिन वो दिन और आज का दिन एडलाइन ने अपने सच का जिक्र फिर कभी किसी से नहीं किया, बल्कि अपना सब कुछ पीछे छोड़ एक तन्हा सफर पर निकली एडलाइन अब हर 10 साल बाद अपने लिए एक नई जगह, नया नाम और नई पहचान चुनती आ रही है। और आज वो यहाँ इस लड़के से सूजन फ्लैशर नाम से बनाने के लिए दिए गए अपने झूठे डॉक्यूमेंट लेने ही आई है। हालांकि ये लड़का भी इसे एडलाइन के नाम से नहीं बल्कि जेनिफर लार्सन के नाम से जानता है। अजी ये लड़का ही क्या, बल्कि पिछले 10 सालों से इस सैन फ्रांसिस्को में एडलाइन ने अपनी पहचान जेनिफर उर्फ जेनी के नाम से ही बना रखी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस पूरे शहर में ऐसा कोई भी नहीं जो घर पर एडलाइन का इंतजार कर रहा हो, सिवाय उसके पेट डॉग रीस के। एक हंसती खेलती लड़की का सालों पहले लिया गया एक फैसला उसकी दुनिया इतनी तन्हा कर देगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आने वाली मार्च तक एडलाइन इस घर और इस शहर को भी हमेशा के लिए छोड़कर दूर किसी फार्म हाउस में रहने चली जाएगी। देखिए, है ना कितनी अजीब बात कि कैसे एक इंसान की जिंदगी उसकी उम्र और दुनिया को पीछे छोड़ बिना रुके लगातार भागती चली आ रही है। और इस बार इस भागम भाग में खुद को बिजी रखने के लिए एडलाइन ने इस शहर की एक जानी मानी लाइब्रेरी में नौकरी पकड़ रखी है। ना कोई जानने वाला, ना कोई पूछने वाला, बस घर से लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से घर, यही जिंदगी है एडलाइन की। लेकिन आज कुछ अलग है। आज उसे कहीं से न्यू ईयर ईव की एक पार्टी का इनविटेशन आया है। रेगन, अमेंडा की एक पुरानी सहेली। दरअसल रेगन देख नहीं सकती और ये एडलाइन को तब से जानती है जब एडलाइन ने अपनी पहचान कभी अमेंडा नाम से बना रखी थी। दोनों पुरानी सहेलियां हैं, इसलिए आज रेगन ने अमेंडा को न्यू ईयर ईव की पार्टी पर मिलने बुलाया है। अब जिंदगी जीने के लिए दोस्तों से मिलना भी तो जरूरी है, इसलिए एडलाइन इस पार्टी में पक्का जाने वाली है। एक अरसे बाद मिली दोनों सहेलियां मिलते ही अपनी बातों में ऐसे खो गईं कि क्या कहें। लेकिन एक बात दोनों में अलग थी। खुद को आज भी जवान समझने वाली रेगन जहां उस शाम अपने लिए सच्चे प्यार की दुआएं मांग रही थी, वहीं एडलाइन प्यार करने की भूल अब कभी दोहराना ही नहीं चाहती थी। लेकिन तभी पार्टी हॉल में पहुंचे एक नौजवान की नजरें एडलाइन से और एडलाइन की नजरें उस नौजवान से ऐसे जा लड़ी कि लगा जैसे सब कुछ समय के पार पहुंच गया हो और नजरों की वो लड़ाई अब कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या बताएं, तभी एक दीदी ने बीच में आकर सारी लड़ाई बिगाड़ दी। खैर, दुनिया में कुछ और हो ना हो, पर नया साल चढ़ते ही जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए एडलाइन को उसकी बेटी फ्लेमिंग का फोन आना लाजमी था। हर साल की तरह इस साल भी फ्लेमिंग ने सुबह अपनी मां से मिलने आने का वादा किया है। इस दुनिया में सिर्फ एक फ्लेमिंग ही है जो एडलाइन का झूठ और सच दोनों जानती है। लेकिन कुछ लोगों को आपके झूठ और सच की पड़ी ही नहीं होती। वो तो बस भंवरे की तरह आते हैं, आपके साथ वक्त बिताते हैं और चले जाते हैं, जैसे कि ये जनाब। मगर इन्हें क्या पता कि आते जाते भंवरे तो एडलाइन के मन को आज तक कभी भाए ही नहीं। इसलिए ऐसे भंवरों की नजरों से बचने के लिए वो न्यू ईयर पार्टी से जाना ही बेहतर समझती है। रेगन को अलविदा कहकर एडलाइन अभी लिफ्ट तक ही पहुंची थी कि तभी एक और भंवरा उड़ता हुआ अचानक से सीधा लिफ्ट से आ टकराया। मजे की बात देखिए, ये वही नौजवान था जिससे एडलाइन की नजरें जा लड़ी थी। वाह, क्या शानदार लड़ाई थी। अब हुआ यूं
कि नीचे जाते लिफ्ट में लच्छेदार बातें करते एलिस नाम के उस लड़के के पूछने पर एडलाइन ने उसे अपना नाम जेनी बताया और जेनी नाम सुनते ही एलिस के मुंह से निकल गई शायरी। अब शायरी इतनी वाहियात थी कि शायरी को सुन जेनी खिलखिला उठी। लेकिन ये क्या, एलिस नाम के इस भंवरे से मिलकर बरसों बाद कोई अरमान जेनी के मन में एक बार फिर अंगड़ाई लेने लगा था। मगर अपने अरमानों को काबू करना और भंवरों से पीछा छुड़वाना हमारी खुशमिजाज जेनी को बखूबी आता था। उस रात भी उसने वही किया। अगली सुबह एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रही एडलाइन का चेहरा उस पल चमक उठा जब उसने 80-82 साल की एक बुजुर्ग महिला को रेस्टोरेंट में दाखिल होते देखा। जी हाँ, ये बुजुर्ग महिला और कोई नहीं बल्कि एडलाइन की बेटी फ्लेमिंग है, जो वादे के मुताबिक आज अपनी मां के 107वें जन्मदिन पर उससे मिलने आई है। बढ़ती उम्र ने फ्लेमिंग के शरीर को कमजोर और बीमार बना दिया है, मगर फिर भी वो डॉक्टर के बताए खान पान के परहेज को नजरअंदाज करने से बाज नहीं आती। पर अब कर भी क्या सकते हैं बताओ, इतनी बड़ी बेटी को मां डांट भी तो नहीं सकती। खैर, जिंदगी आगे बढ़ी और एक दिन एडलाइन को लिफ्ट में मिला एलिस नाम का वो भंवरा उसी लाइब्रेरी में आ पहुंचा जहां एडलाइन काम करती थी। दरअसल एलिस इस लाइब्रेरी को कुछ बेहतरीन और कीमती किताबें डोनेट करना चाहता था, पर उसने इस लाइब्रेरी को इसलिए भी चुना था क्योंकि वो ये बात पहले से जान चुका था कि जेनी इसी लाइब्रेरी में काम करती है। लेकिन भंवरे की हिम्मत देखिए, वो जेनी को तोहफे में देने के लिए अपनी कुछ खास किताबें भी साथ लाया था और उसने वो किताबें फूल कहकर जेनी को गिफ्ट भी कर दी। तोहफे में इतनी प्यारी किताबें पाकर जेनी के चेहरे पर जो खुशी आई, वो खुशी एलिस का हौसला बढ़ा गई और वो जेनी से लाइब्रेरी के बिहाफ पर डोनेशन एक्सेप्ट करने और साथ फोटो खिंचवाने की गुजारिश कर बैठा। मगर एडलाइन ने फोटो खिंचवाने से साफ इनकार कर दिया, जिसे सुनकर एलिस को बुरा लगा और उसने भी डोनेशन देने से मना कर दिया। लेकिन एडलाइन के उस इनकार के पीछे एक बेबसी थी जो एलिस की नजरों से छुप नहीं पाई। तब उसने जेनी से फोटो खिंचवाने की बजाय उसके साथ एक दिन कहीं बाहर घूमने चलने की गुजारिश की। अब जेनी को लगा कि जैसे किताबों की डोनेशन का सारा दारोमदार उसकी हाँ या ना पर आकर टिक गया है। तो उस वक्त कश्मकश में फंसी जेनी ने ना चाहते हुए भी एलिस को हाँ कह दी। इकरार के मुताबिक अगले दिन जेनी को एलिस के साथ घूमने जाना पड़ा, जहां जेनी को अच्छे से जानने और समझने की चाहत रखने वाला एलिस उसे उस जगह, अपने काम और खुद अपने बारे में बहुत कुछ बताने के बाद जेनी से उसकी जिंदगी के बारे में सवाल पूछ बैठा, जिसके जवाब के पीछे उसे एक बार फिर वैसी ही बेबसी नजर आई जैसी उसे फोटो वाली बात पर लाइब्रेरी में नजर आई थी। एडलाइन के मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितनी अनकही बातें थीं, ये सिर्फ वही जानती थी। लेकिन एलिस किसी झूठी उम्मीद में न रहे, इसलिए उस वक्त उसने एलिस को यह जरूर बता दिया कि वो जल्द ही इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली है। एडलाइन ने बरसों से खुद को पाबंदियों के जिस मजबूत कवच में जकड़ रखा था, उसे भेदना किसी भी शूरवीर के लिए आसान नहीं था। मगर एलिस भी हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए उस दिन की मुलाकात खत्म होने से पहले ही उसने जेनी को अपनी नटखट बातों में उलझाकर उससे शहर छोड़ने से पहले पहले एक और मुलाकात की हामी भरवा ली। बेशक उस दिन वो जेनी को ज्यादा जान नहीं पाया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को जेनी के करीब महसूस करने लगा था। अगली मुलाकात एलिस के घर पर रखी गई थी। चूंकि पिछली 3 मुलाकातों में एडलाइन को भी एलिस थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था, इसलिए इस मुलाकात की खुशी सिर्फ एलिस ही नहीं बल्कि एडलाइन के चेहरे पर भी साफ नजर आ रही थी। अब देखा जाए तो ये मुलाकात पिछली सारी मुलाकातों से अलग थी, क्योंकि इस बार एलिस मेजबान था और जेनी थी उसकी मेहमान। जल्द ही मेजबान ने खाना परोसा और जैसे ही खाने का पहला निवाला मेहमान के गले से नीचे उतरा, ऐसा लगा मानो पुरानी एडलाइन लौट आई हो। क्या नजारा था। हर बार की तरह उस शाम भी जेनी को बताने के लिए एलिस के पास ढेर सारी बातें थी। उसने जेनी को अपने परिवार के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके डैड एक एस्ट्रोनॉमर हैं जो पिछले कई सालों से किसी कॉमेट के आने का इंतजार कर रहे हैं। उसने ये भी बताया कि कैसे एक दिन सीढ़ियों पर बैठकर किताब पढ़ रही एक लड़की को देखकर उसे ये एहसास हुआ था कि कभी ना कभी वो इस लड़की से दोबारा जरूर मिलेगा, और आज वो लड़की उसके सामने बैठी है। उस रात एलिस जेनी से जी भरकर बातें कर लेना चाहता था। जेनी फिर से उसके किसी सवाल का जवाब देने में बेबस ना दिखे, इसलिए उसने अपने सारे सवाल अपने अंदर ही रोक कर रख लिए थे। उस रात एलिस के पास जेनी से पूछने के लिए कोई सवाल नहीं था, पर जेनी ना चाहते हुए भी अपनी जबान पर अपने जहन में दबे एक भारी सवाल को खींच लाई थी, जिसका जवाब मुश्किल था। मगर अगले ही पल
एलिस के जवाब के साथ आया एक खूबसूरत लम्हा उस भारी सवाल को थामे बैठी एडलाइन को पानी पर तैरते किसी पत्ते की तरह अपने साथ बहाता ले गया। अगली सुबह एडलाइन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो बीती रात उसे जिंदगी जीने की कोई वजह मिल गई हो और आज वो फिर से जिंदगी जीने निकली हो। दरअसल ये एहसास उसे एक बार पहले भी हुआ था, जब उसे एक लड़के से प्यार हो गया था। उस दिन भी उसकी टैक्सी इसी जगह आकर रुकी थी और पास वाले पार्क की एक बेंच पर बैठा वो लड़का हाथ में अंगूठी लिए उसका इंतजार कर रहा था। मगर अपने किसी डर की वजह से उस दिन उसने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। पर इस बार वो अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ जाएगी, अपनी जिंदगी के उस सफर पर जहां उसे फूल खिलते नजर आने लगे हैं।